नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला भाग पढ़ेंगे। आज की हम वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि किस प्रकार रुधिर तथा ऊतक में गैसों का संवहन और उनका विनिमय होता है। पिछले वीडियो में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उन सबको पढ़े हैं। थोड़ी बहुत बातें उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो समझना भी ज़रूरी है, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए हम आपको ये बता दें, आप श्वसन करते हैं। श्वसन में क्या करते हैं, बाहर से हवा को आप अंदर लेते हैं और अंदर के हवा को बाहर छोड़ते हैं। ये सारी प्रक्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे ऊतकों यानी हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाएं जब उसको ऑक्सीजन को लेती हैं उनको अंतः श्वसन कहा जाता है या सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में आपको हम ये बता दें कि जो पीछे हम रिकैप कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसमें इतने बात समझिए किस प्रकार हम लोग स्वतः श्वास बाहर से अंदर लेते हैं और अंदर से बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं यह क्या है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। ये आपकी इच्छा पर नहीं निर्भर करता है। इसका नियंत्रण मस्तिष्क के होता है और मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क भाग से, जिसको कि मेडुला ऑब्लिंगेटा कहा जाता है। तो याद ये रखने वाली बात है कि श्वसन दर जो है कौन नियंत्रित करता है, तो ये मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रण होता है। अब आप कहेंगे या आप सोच भी रहे होंगे किस प्रकार सांस हम लोग स्वतः लेते हैं और स्वतः छोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ा यांत्रिक क्रिया अपनाई जाती है। कैसे, हम आपको देखिए समझाते हैं। समझाते क्या, समझाने का प्रयास करते हैं। समझना ना समझना आपके ऊपर निर्भर है। ये आपका फेफड़ा है और ये आपका वायुमंडल है, या हम कहें ये बाहर का वातावरण है। हवा कहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी जब हम सांस लेते हैं। कैसे, आप एक बात बताइए, जिस तरफ का, मान लीजिए इधर का वायुदाब ज़्यादा है और फेफड़े का वायुदाब कम है, तो हमको आप बताइए वायु किस तरफ प्रवाहित होगी। जिस तरफ वायुदाब कम होगा ना, तो देखिए ठीक यहाँ पर भी यही स्थिति होती है। जब हम सांस बाहर से अंदर लेते हैं, मतलब जब सांस हम लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, यहाँ का वायुदाब 1 से 3 mmHg अधिक होता है। जब इधर वायुदाब अधिक होगा और इधर वायुदाब कम होगा, तो वायुदाब कम मतलब अंतर के कारण इधर से इधर वायु प्रवाहित होगा, यानी कि स्वतः बाहर से फेफड़े की तरफ वायु जाएगा, मतलब जब हम सांस लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े का जो वायुदाब होता है 1 से लेकर के 2 mmHg अधिक होता है। अब की बार इधर वायुदाब ज़्यादा है और इस साइड पे वायुदाब कम है, जिससे क्या होता है, वायु किस तरफ प्रवाहित होगी, फेफड़े से बाहर की तरफ। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं उसको इंस्पिरेशन कहा जाता है, जिसको जब हम सांस को छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन कहा जाता है। इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, वायुदाब बाहर वाला अधिक होता है 1 से 3 mmHg, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो उस समय वायुदाब फेफड़े का ज्यादा होता है। कितना, 1 से लेकर के 2 mmHg। याद करने वाली बात, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कभी सोचा है कि हम प्रति मिनट कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, या हम प्रति मिनट कितना मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं? सोचा है ना? तो चलिए हम आपको इसको बता देते हैं। आप प्रति मिनट 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और 220 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रति मिनट आप छोड़ देते हैं। ये लगभग में है। यहां थोड़ा हम रिकैप कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि वायु कहां पहुंच गया, फेफड़े में पहुंच गया। ठीक है, फेफड़े में कहां पहुंचा है, एकदम आखिरी छोर। आखिरी छोर माने कि वायु कोष्ठक में, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोला जाता है। और इनकी संख्या दोनों फेफड़ों में मिलाकर कितनी होती है, एक प्रश्न बनता है। तो हम यहां बता दे रहे हैं, इनकी संख्या 30 करोड़ होती है, लगभग 30 करोड़। और फेफड़े में कहां पहुंचा, वायु कोष्ठक में पहुंचा। अब वायु कोष्ठक में क्या पहुंचा है, वायु पहुंचा है। वायु का मतलब गैसों का मिश्रण होता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें होती हैं, जलवाष्प भी होती हैं। जो वायुमंडल में गैसें होती है, हवा के साथ सब के सब आ जाते हैं, धूल के कण भी आ जाते हैं। तो वहाँ से हमारा ब्लड लेता किसको है? केवल ऑक्सीजन को लेता है। और उसमें फेफड़े में कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सत्यनारायण कथा की तरह जैसे हम बोल रहे हैं, आप एक एक बात आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ मिलेगा इसमें। तो क्यों और किस प्रकार वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन अपने आप रुधिर में पहुंच जाता है और रुधिर से किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में पहुंच जाता है, यहां समझने वाली बात है। आइए इसको भी हम समझा देते हैं। मानिए आपका ये फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठक है, ठीक है, क्या है? वायु कोष्ठक है। अब इसमें हम दो चीज का दाब देखेंगे, एक ऑक्सीजन का दाब यहां पर देखेंगे और दूसरा हम ये रुधिर केशिकाएं होती है। थोड़ा आपको बात बता दें, जो छोटी छोटी वायु कोष्ठक होती हैं जिनकी संख्या लगभग 30 करोड़ होती है, उनके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का, जो सिरा केशिकाओं का, एक नहीं थोड़ा नहीं, बहुत पतली पतली केशिकाओं का पूरा जाल फैला होता है। और इसकी दीवार जो कि सल्की एपिथेलियम का बना होता है, और ये दोनों मिलकर के एक श्वसन क्या बना लेते हैं? रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब कैसे होता है, आप यहां ध्यान दीजिए। देखिए, जब यहां पर ऑक्सीजन लगभग 100 mmHg होगा, ठीक है, और यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो कितना है? 37 mmHg है। तो हमको बताइए कि ऑक्सीजन किस तरफ जाएगा? इधर से इधर जाएगा, किधर से इधर जाएगा? आप जानते हैं दबाव इस पे ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन का दबाव है 100 mmHg और यहाँ पर 37 mmHg है। तो अधिक से कम की तरफ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इधर गति करेगा। और कब तक करेगा? जब तक दोनों का लगभग बराबर ना हो जाए दाब। ठीक इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होता है? मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए नहीं होता है, याद रखिएगा इसको, 100 mmHg और यहाँ 37 mmHg होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब है वो कितना है? 46 mmHg है CO2 का, और यहाँ पर कितना है? 40 है। तो आप जानते हैं रक्त केशिकाओं से, यानी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? वायु कोष्ठकों में जाएगा। समझ में आई बात ना? क्योंकि यहाँ 40 mmHg है और इधर कितना है? 46 mmHg है। तो इसी प्रक्रिया से फेफड़े से रुधिर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछेंगे आपसे। जैसे कि आपको पता है कि आप जब सांस लेते हैं और सांस ऐसे लेते हैं पूरा फेफड़ा भर लेते हैं, जैसे कि पूरा भर गया है। अब इससे ज़्यादा फेफड़े में, हमारे फेफड़े में मतलब गैस नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फेफड़े की कुल क्षमता। तो फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है? कमेंट में आप बताइएगा। दूसरी चीज़, जब हम सांस को छोड़ देते हैं और सांस इतना छोड़ देते हैं कि अंत में फेफड़े में बहुत कम सांस बची रहती है, मतलब उसके बाद हम नहीं छोड़ पाते हैं, और इस स्थिति क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फेफड़े की कार्यात्मक, क्या बोलते हैं? फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। ये कितना होता है? इसको हम बता दे रहे हैं, इसको होता है 2300 मिलीमीटर Hg होता है। और जब सामान्य दशा में हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो इस समय कितना सांस हम लोग छोड़ते हैं और कितना सांस हम लोग लेते हैं, तो ये आपको बता दें कितना होता है। ये 500 मिलीलीटर Hg होता है। तो इन सारी बातों को हम रिकैप करा रहे थे। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है किस प्रकार गैसों का परिवहन और उनका विनिमय फेफड़े से रुधिर में होता है। ये तो यहाँ देखे हैं। अब हमको यहाँ ऊतक और ब्लड के बारे में समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन कौन लेके जाता है फेफड़े से कोशिकाओं तक? ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम रक्त का होता है। यानी रक्त का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाए, सेल्स तक पहुंचाए या ऊतक तक पहुंचाए। यही इनका एक मुख्य काम होता है। अब इसमें आप कहेंगे कि रक्त में कौन पहुंचाता है? रक्त में प्लाज्मा भी होता है, रुधिराणु भी होते हैं। तो आपको हम बता दें कि प्लाज्मा, विशेष रूप से प्लाज्मा ऑक्सीजन को न के बराबर पहुंचाता है। क्यों? इसलिए
कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ये जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा जल का ही होता है। आप जब पढ़े होंगे ब्लड का वीडियो, हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त को पढ़ाया हूँ, आप चाहे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें आप जानते हैं जो ब्लड है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को रक्त प्लाज्मा है, दूसरा रुधिराणु है। प्लाज्मा कितना होता है रक्त का, ये होता है लगभग 55 से 60% भाग होता है, और जो रुधिराणु होता है ये कितना होता है, 40 से 45% भाग होता है। अब प्लाज्मा को भी देखेंगे तो ये भी दो भागों में बांटा गया, एक है पानी, दूसरा और पदार्थ है। तो पानी इसमें कितना होता है, लगभग 90 से लेकर के 92% होता है। तो मेरा मतलब यही था आपको बताना कि जो प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 90 से लेकर 92% होती है, और पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा नहीं होता है, एकदम ना के बराबर। तो कौन करता है, अब प्रश्न ये उठता है कि करता कौन है। तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौहयुक्त प्रोटीन है। क्या है, लौहयुक्त प्रोटीन होता है ये। समझ में आई बात। अब बात आती हीमोग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन। इसके कितने अणु, इसके एक अणु में, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 इसके सब यूनिट होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं सब यूनिट, यानी कि उप इकाई। और एक एक इकाई की जब बात करते हैं तो एक एक इकाई, इसमें एक लंबी कुंडलित पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। क्या होता है, लंबी कुंडलित पॉलीपेप्टाइड्स होता है। पॉलीपेप्टाइड्स हो सकता है कि लिखने में दिक्कत हो, गलत हो सकता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स होता है, और ये किससे जुड़े होते हैं, जो लोहा होता है, लोहा माने लोहे का एक जो भाग होता है, एक वलय होता है, इसको पोरफायरिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। तो ये उसी पोरफायरिन से ये जुड़ा होता है। समझ में आई बात। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, या इसको एक प्रकार का रंगा पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे कुछ आप जंतु देखिए, जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, और कुछ अन्य अकशेरुकी प्राणी हैं। अकशेरुकी प्राणी का मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनके पास कशेरुकाएं नहीं होती, उनको अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है, बैकबोन नहीं होता है। तो कुछ अकशेरुकी प्राणी, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन का संवहन करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी का काम करते हैं, वो एक प्रकार का तांबा युक्त पदार्थ होता है। यहाँ पर लौह युक्त पदार्थ है, वहाँ पर तांबा युक्त पदार्थ है, और उस तांबा युक्त पदार्थ को क्या कहा जाता है, हीमोसाइनिन कहा जाता है। ये किस कलर का होता है, हीमोसाइनिन नीले रंग का होता है। इसीलिए जो हमने बताया आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसमें जो रक्त होता है लाल नहीं दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में। लेकिन मानव में, या जो कशेरुकी प्राणी में है, या जो उच्च प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हीमोऑक्सीग्लोबिन बना लेता है तो ये चमकीले लाल रंग का हो जाता है। बात समझ में आई। चलिए अब हम आपको ये बता दें, यहाँ तक समझ में आई कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना लेता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। पहले हीमोग्लोबिन अलग रहता है, फेफड़े के पास आता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को लेता है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 100 मिलीलीटर में, पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि 100 मिलीलीटर में कितना जो है मात्रा होता है हीमोग्लोबिन का। हम तो जानते हैं ऑक्सीजन को लेता है हीमोग्लोबिन, लेकिन कितना होता है, तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 100 मिलीलीटर रक्त में, ठीक है, मिलीलीटर ब्लड में, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में लगभग 15 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 15 ग्राम क्या होता है, 15 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। नहीं समझे आप। 100 मिलीलीटर रक्त, या हम कहें 1 लीटर रक्त में, 1 लीटर रक्त में कितना होगा, लगभग 150 ग्राम होगा। तो हम 100 मिलीलीटर पे ले रहे हैं, 100 मिलीलीटर रक्त में कितना होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है,
1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना ऑक्सीजन को बांधता है अपने साथ? तो ऑक्सीजन बांधता 1.34 मिलीलीटर ml जो है, इतना जो है ऑक्सीजन को ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बांध लेता है। अगर हम कहें कि 15 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो आप इसमें गुणा कर दिए, 15 चौका 60, ठीक है, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 6, 15 तिया 45, अब होगा 15 एक 15, 15 5 20, तो यानी लगभग हम मान चलें कि 20 ml ऑक्सीजन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बांध लेता है। यानी कि 100 मिलीलीटर रक्त में जो वहन क्षमता है वो लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेकर के वो मतलब कैरी करता है। इतना समझ में आ गई बात? लगभग देखिए, क्योंकि भाई 15 मिलीलीटर बराबर होगा 15 ग्राम, तो सॉरी 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम लगभग होगा हीमोग्लोबिन, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को बांधता है। इसका मतलब 100 मिलीलीटर रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है वो 20 मिलीलीटर होती है। बात माई समझ में? चलिए अब आइए आप यहां समझिए। अब 100 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन के अणु बच चुके हैं, और ये फेफड़े से कहाँ जाती है? ऊतक द्रव्य में जाती है। अब आप समझिए ऊतक द्रव्य क्या है। आप जानते हैं कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। तो एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है, और जुड़ी इस तरह सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। बीच में एक स्पेस होता है, इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी होता है, जल भी होता है, बहुत सारे उसमें चीज़ होते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या करता है, जो आपका रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर या तो हम लिख दें इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? अस्थायी यौगिक होता है। जैसे ऊतक द्रव्य के पास पहुंचता है ना, तो ऊतक द्रव्य में ऑक्सीजन का दाब बहुत कम होता है, तो क्या होता है इसमें से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटने लगता है और बन क्या जाता है? हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन ये अलग हो जाता है किससे? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन इनसे मुक्त होकर कहां जाने लगता है? ऊतक द्रव्य में जाने लगता है। ठीक इसी प्रकार कितना चला जाता है? लगभग 5 मिलीलीटर। कितना था? 20 मिलीलीटर। कितना कम हुआ? 5 मिलीलीटर। तो कितना बचा? 15 मिलीलीटर। लगभग देखा जाए तो कितना परसेंट हुआ? लगभग 25% के। तो 25% लगभग जो है 25% लगभग जो है ऑक्सीजन रक्त से मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो ऊतक द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऊतक द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब है रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। तो क्या होता है? ऊतक द्रव्य से कार्बन डाइऑक्साइड किस में चला आता है? रक्त में चला आता है। फिर उसको हीमोग्लोबिन ले करके कहाँ पहुँचा देता है? फेफड़े तक पहुँचा देता है। ये कार्य चलता रहता है। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे परिवहन होता है, कैसे उसका संवहन होता है, कैसे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज तो मान लिया आप समझ ही गए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे इनका परिवहन होता है चलिए इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद आपको हम बता दें कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त द्वारा होता है। तो आपको बता दें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा बहुत कम होता है, लगभग 10 से 20% होता है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार से भी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, जैसे कि प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा होता है पहला। प्लाज्मा के द्वारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेता है? कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ये कार्बोनिक अम्ल बना करके कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% का परिवहन करता है। कितना करता है? 7% का। बनाता क्या है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, अम्ल बना लेता है। दूसरा इसका जो है ये है बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। और इसमें जो ब्लड में उपस्थित
पोटेशियम होता है, पोटेशियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके बना लेता है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉरी। और प्लाज्मा में उपस्थित जो सोडियम होता है, सोडियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन होता है ये लगभग 70% होता है। लिख दो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनके द्वारा क्या होता है, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो कार्बिनो यौगिक के द्वारा। तो कार्बिनो यौगिक के द्वारा लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो हमको ये मालूम हो चुका है कि किसके द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कौन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुँचता है, फेफड़े से स्वतः जो है वायु के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अंतः यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और आपको हम बता दें कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसके 2 चरण होते हैं। पहले चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और दूसरे चरण को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बस इतना ही, नमस्कार। और हाँ, हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बस, धन्यवाद।